अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज देयर टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, नाउ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस किनको कहते हैं? आपने देखा होगा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो नॉर्मल कंपाउंड्स भी बनाते हैं, नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे आयरन की अगर मैं बात करूं, आयरन नॉर्मली आयरन के कंपाउंड्स बनाता है, जैसे फेरिक क्लोराइड हो, ठीक है ना, फेरस सल्फेट हो। कॉपर की बात करें, कॉपर सल्फेट बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है, ठीक है ना। मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है, मैंगनीज हैलाइड्स बनाता है, ठीक है ना। इन एडिशन टू दीज नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड्स, दे ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। उस स्पेशल क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की खासियत क्या है? ये उन बाकी कंपाउंड से डिफरेंट कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन होगा और नॉर्मल कंपाउंड कौन होगा? ठीक, सो आई विल बी गिविंग द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन इन फैक्ट, ठीक है। सो आई विल राइट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर ए स्पेशल क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्पेशल क्लास of inorganic compounds, special class of inorganic compounds in which compounds in which the central metal atom, central metal atom or ion, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक, जो यूजुअली क्या होता है, विच इज यूजुअली ए ट्रांजिशन एलिमेंट, यूजुअली ए ट्रांजिशन एलिमेंट, which is usually a transition element, is surrounded by a number of negatively charged ions or neutral molecules containing at least one lone pair of electrons, containing at least one lone pair of electrons, जिनको हम एक और नाम देते हैं, we also call them as ligands, जिनको हम ligands का नाम देते हैं, through coordinate covalent bond, through coordinate bond. Now डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, स्पेशल क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम, सेंटर में एक मेटल एटम या मेटल आयन होगा। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स नॉर्मली किस तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड्स में क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड्स में एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। इस कैटाइन और इस एनाइन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक। मगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर में जो मेटल एटम या आयन होगा वो बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड्स की तरह से ही नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है ना, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक्ड होता है। मगर उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की क्या खासियत है? उनके पास होना चाहिए एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप या न्यूट्रल मॉलिक्यूल और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान या आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है ना। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, आप यू विल बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट डू वी मीन बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक
कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है जिसमें एक स्पीशीज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता है दूसरे एटम के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन देगा और उनके ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग होगी और एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के, अपना कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल उठा के इसके एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करता है, तब जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की खासियत क्या है, उनमें आप एक ट्रांजिशन मेटल एटम को यूजुअली देखेंगे और उस ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन के साथ आप देखेंगे बहुत सारे 4, 5 या 6 ऐसे स्पीशीज लगे होंगे विच विल बी आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, मगर वो उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ किन बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं, नॉट थ्रू द नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बट बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। सो व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, स्पेशल क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या होती है, उनके अंदर एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विच आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है ना। और उन नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को या उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं, वी कॉल देम एज लिगेंड्स, वी कॉल देम एज लिगेंड्स, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने एक सेंट्रल मेटल एटम लिया, ठीक है, मैंने एक सेंट्रल मेटल एटम लिया फॉर एग्जांपल कॉपर, Cu, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। इस कॉपर 2 पॉजिटिव के इर्द गिर्द मैंने रखे हैं NH3 मॉलिक्यूल्स, NH3, एक और NH3, एक और NH3 और एक और NH3, ठीक। नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, इट्स अ मेटल आयन, ए ट्रांजिशन मेटल आयन, और इसके इर्द गिर्द मैंने क्या रखे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एंड यू नो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर उठा के इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगा, ये भी इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो ये कुल मिला के जो ये पूरा सिस्टम यहां पे बन गया, पूरा एक जो बड़ा मॉलिक्यूल हमारे सामने आ गया, इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक। और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की खासियत क्या है, बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिंक्ड है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CuNH3 होल 4, ठीक है। इस सारे सिस्टम के ऊपर कितनी चार्ज है, 2+ चार्ज, ठीक है ना। इस आयन को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, इट्स नॉट ए सिंपल आयन, इट्स ए कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर कुल मिला के एक चार्ज ओवरऑल डेवलप हो रही है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नाम भी देते हैं। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं एंड ऑन द अदर हैंड दे आल्सो गिव कॉम्प्लेक्स आयंस, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स वी कॉल देम एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और इस स्पीशीज को जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, यहां पे जो अमोनिया यहां पे जो वो काम कर रहा है, इनको हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल देम एज लिगेंड्स, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th क्लास के सिलेबस में एक फुल फ्लेज्ड यूनिट है जहां पे आप इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं लिगेंड्स की बात करूं, ये लिगेंड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी नॉर्मली दे कैन बी आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल अगर हम हैलाइड आयंस की बात करें, हैलाइड आयंस की बात करें, X नेगेटिव, जिसमें F नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव आएगा, Br नेगेटिव आएगा, I नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये स्पीशीज भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक्ड हो सकते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। उस कंपाउंड को हम नाम देंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, विल कॉल इट एज ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से साइनाइड आयन Cn-, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके ऊपर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स दूं, Cn नेगेटिव
X नेगेटिव है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल वी हैव लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ SCN minus thiocyanate ion. It can also act as a ligand. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात करें, वाटर हमारा है, वाटर के अंदर यू कैन फाइंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन एक्ट कर सकता है एज ए डोनर एटम, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बेसिकली। इसी तरीके से अमोनिया हमने एग्जांपल लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए लिगेंड, लेकिन वहां पे हमने बोला था कि एक नॉर्मल लिगेंड नहीं है बल्कि ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। आई होप कि ये आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। तो जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर होगा और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम, ऐसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? इस सेंट्रल मेटल आयन के पास ऐसी क्या चीज है जिससे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है और जो बाकियों के पास अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज अगर आप देखें, यहां पे मेजर अट्रैक्शन क्या है? मेजर अट्रैक्शन यहां पे ये है कि लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? एक स्पीशीज है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसके पास एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, वो दूसरे मेटल आयन के साथ इसके थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एंड यू नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। तो ये जो लिगेंड है इसके पास एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक। सेंट्रल मेटल एटम जो है ये कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसके साथ लिंक होगा? जब ये भी अपना ऑर्बिटल लाएगा, मगर कौन सा ऑर्बिटल? एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तब जाके इसका कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक। और जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, यू नो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता है, NS1 to 2, ठीक है। I'll write it like this, N-1 D 1 to 10 NS1 to 2, ठीक है ना। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके पास ये डी ऑर्बिटल्स जो है, बहुत सारे डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें, स्कैंडियम की बात करें, ठीक है ना, तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 यानी कि 4 ऑर्बिटल्स इसके पास एम्प्टी है। अगर आप टाइटेनियम की बात करें 3D2, ठीक है ना, 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। वेनेडियम की बात करें 3D3, 2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। क्रोमियम की बात करें 3D5। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स जो 3D5 है, मैं यहां पे दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रोमियम की बात की तो आप कहेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4S1। आप कहेंगे कि इसके पास तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 3D5 कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं, इट इज लाइक दिस 1 2 3 4 and 5, ठीक है ना। तो इसके पास तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जब लिगेंड के साथ इसकी इंटरैक्शन होगी, वो लिगेंड क्या कर सकता है, आगे आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, वो लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सिबली पेयर अप करवा सकता है, लाइक दिस। इट कैन मेक देम टू पेयर अप। जब इसने पेयर अप करवाया तो इसके पास क्या बचे? एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। मैंगनीज की बात करें तो उसके अंदर भी वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स अपने ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करेगा, ठीक है ना। एट द सेम टाइम अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D5 4S1, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल कौन सी है? 4th शेल, ठीक है। और 4th शेल में आपको पता है 4S के साथ साथ 4P भी होगा, 4D भी होगा, ये भी एम्प्टी होगा, ये भी एम्प्टी होगा। तो इसके पास बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स इसके बगैर भी अवेलेबल है, जिनके थ्रू ये लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। और अगर आप अल्कली मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल जो होते हैं उनके पास अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। सो दैट मींस इफ वी से what are the important features, why do transition elements form coordination complexes? So reason इसका है number one, पहला reason है availability of empty orbitals, availability of empty
ऑर्बिटल्स। ऑब्वियसली कौन से ऑर्बिटल्स नॉर्मली यूजुअली इसमें इस्तेमाल होते हैं? डी ऑर्बिटल्स। ठीक, इन डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड थिंग आपने अभी बताया कि मेटल एटम को लिंक होना है किसके साथ? किसी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के साथ या न्यूट्रल स्पीशीज के साथ, जैसे वाटर है फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। नाउ ये Cl नेगेटिव और ये Mn पॉजिटिव, इनके दरमियान होगी ना अट्रैक्शन, ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इसको भी अट्रैक्ट करेगा कैसे? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव एंड होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव एंड होगा। ये इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल को भी अट्रैक्ट कर सकता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में, और नेगेटिव चार्ज आयन को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है ना। अब अगर आप इनकी बात करें, इन आयन्स की बात करें, कौन से आयन्स? ट्रांजिशन मेटल आयन्स की बात करें। ठीक, आपने पढ़ा है इनका साइज छोटा होता है। ठीक है ना, और इनके ऊपर अच्छी खासी चार्ज प्रेजेंट होती है, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, यानी कि हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये इन लिगेंड्स को अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से खींच सकते हैं। ठीक है ना। बाकी जो मेटल्स है, जैसे अल्कली मेटल्स, उनका साइज बड़ा होता है और उनकी चार्ज या तो +1 होगी या +2 होगी, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के केस में आपने लास्ट लेक्चर में देखा, दे कैन गो फॉर +2, +3, +4, +5, +6, इवन +7 तक भी जा सकते हैं। हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये लिगेंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब इन्हें लिगेंड्स को अट्रैक्ट किया, उसके बाद वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। दैट मींस नंबर सेकंड रीजन जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं, दैट इज देयर स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज ऑफ कैटाइंस। ठीक है, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से हाई चार्ज डेंसिटी और अवेलेबल ऑर्बिटल्स की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस स्पेशल क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, CuNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से वी कैन हैव अ कंपाउंड K4FeCN6। ठीक, तो यहां पे आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर पोटेशियम है। कितने पोटेशियम है? 4। और आपको पता है एक पोटेशियम हमेशा K पॉजिटिव बना सकता है, दैट मींस 4 पोटेशियम के ऊपर 4 पॉजिटिव होगी, और ये इस कॉम्प्लेक्स आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके ऊपर बेसिकली कितनी चार्ज अवेलेबल है? इसके ऊपर 4- चार्ज अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। नाउ यहां पे आयरन है, और ये आयरन साइनाइड आयंस के साथ लिंक्ड है, किसके थ्रू? बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, सो इसी तरीके से we can give some other examples as well. For example we have for example अगर हम बात करें FeCN6 3-, ठीक है ना। It is again an example of a coordination complex. It's an example of a coordination complex. बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। बहुत सारे इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा सिस्प्लैटिन का। ठीक है, सिस्प्लैटिन जो है that is PtCl4 NH3 Cl2, this one. दिस इज एन एग्जाम्पल जिसमें 2 न्यूट्रल लिगेंड्स लगे हैं और 2 नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स लगे हैं। ठीक है, तो इसके सेंटर में प्लैटिनम प्रेजेंट होता है एज 2 पॉजिटिव, और इसके साथ में 4 लिगेंड्स लगे हैं, एक है NH3 और दूसरा NH3, यहां पे क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन। ठीक है ना। चूंकि आप देख रहे हो कि 2 सिमिलर एटम्स एक ही साइड पे लगे हुए हैं, इसलिए इसको सिस नाम दिया जाता है। जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, इसको सिस्प्लैटिन का नाम दिया जाता है। यहां पे एक और पॉसिबिलिटी भी है कि Cl यहां पे होगा, दूसरा Cl यहां पे होगा, NH3 यहां पे होगा, NH3 यहां पे होगा, वहां पे उसको नाम हम ट्रांसप्लैटिन देंगे। इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में भी आपको पूरा डिटेल में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ना है। फिलहाल यहां पे हम ये कहेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक खास प्रॉपर्टी ये है
कि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास अवेलेबल एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनकी चार्ज हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से वो लिगेंड्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज देयर टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। लेट्स मूव टू सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हिच इज a very very important property, that is formation of colored complexes. Formation of colored compounds या colored complexes, ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं या नॉर्मल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। उनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है ना। सो वी कैन राइट मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, most of the compounds of D block elements, most of the compounds of D block elements are colored in their solid state or their aqueous solutions, ठीक है। सो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, दे आर कलर्ड इन नेचर। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दे आर मोस्टली कलर्ड इन नेचर। नाउ इनका कलर कैसे अराइज होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम जनरल एक डिस्कशन करेंगे कि कोई भी सबस्टेंस कलर्ड कैसे होता है, ठीक है ना। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट, ठीक। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सबस्टेंस है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, आपको पता है बेसिक फिनोमिना है लाइट का, कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो कैसे मैं देख पाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी, ठीक है। और जब ये लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी लाइट गिरती है तो तीन फिनोमिनास यूजुअली होते हैं, ठीक है ना। नंबर वन, ए पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ये इस लाइट का जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक, एंड ए पार्ट ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे देखते हैं। नाउ इस ऑब्जेक्ट पे गिरने वाली जो लाइट है, इस लाइट का ये ट्रांसमिटेड या जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये जब इससे ट्रांसमिट होके या रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। तो इस रिफ्लेक्टेड और इस ट्रांसमिटेड लाइट को जब हम अपने रेटिना के ऊपर लेते हैं तो हमारा रेटिना इसको ट्रांसफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, और हमें एक इमेज दिखाई देती है, हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। नाउ ऑब्जेक्ट्स का कलर जो है वो कैसे दिखाई देगा, मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पता है जब हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं, व्हाइट लाइट की अगर हम बात करते हैं, यू नो व्हाइट लाइट जो है इट कंप्राइजेस ऑफ ए बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक। क्या क्या कलर होता है इसके अंदर, यू नो कि इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक, क्लियर। नाउ ध्यान दीजिए इधर, अगर व्हाइट लाइट मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल दी, ठीक है, पहला केस मैं कह रहा हूं, ठीक। आपको पता है कि जो लाइट हमारे इर्द गिर्द जिससे हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, और जिस चीज से हम बेसिकली उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जिस पोर्शन से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं
उस पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम विजिबल पोर्शन कहते हैं। और उसी विजिबल पोर्शन की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, हम उनके कलर्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। और विजिबल पोर्शन में ये 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ जो इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर गिरी, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस इंसिडेंट लाइट में जितना भी विजिबल पोर्शन था, जितने भी कलर्स थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो सारे कलर्स इसने एब्जॉर्ब किए। किसने? ऑब्जेक्ट ने। मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाल दी, इस लाइट के अंदर जिससे हम इसको देख पाते, इसके सारे कलर्स इसने एब्जॉर्ब किए। तो यहां से जो ट्रांसमिटेड पोर्शन ऑफ द लाइट होगा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बाकी हिस्सा होगा, एक्सेप्ट फॉर द विजिबल पोर्शन। समझ रहे हैं आप बात? मैंने लाइट को डाला ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? पूरे सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। जब इसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब किया, तो जो बाहर लाइट आएगी इससे, उसमें बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाकी वेवलेंथ्स तो होंगे, लेकिन विजिबल पोर्शन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर विजिबल पोर्शन इसमें प्रेजेंट नहीं हुआ, तो दैट मींस जो विजिबल पोर्शन जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पा रहे थे, वो वहां पे होगा ही नहीं। तो जो हमारी आंखों में जो लाइट पहुंचेगी, ट्रांसमिटेड लाइट, उसमें विजिबल पोर्शन होगा ही नहीं। विजिबल पोर्शन नहीं होगा, दैट मींस हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकेंगे। नहीं देख सकेंगे का मतलब मैं यहां पे लिटरल टर्म्स में कहूंगा कि इसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब किया, तो यहां से हमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। और जब कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा, वी विल सी दिस ऑब्जेक्ट टू बी ब्लैक इन कलर। हमें यह ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा? ब्लैक कलर का दिखाई देगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि ब्लैक जो है, इट्स अ गुड एब्जॉर्बर। ये सारी रेडिएशंस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किन रेडिएशंस को? विजिबल पोर्शन की रेडिएशंस को यह एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। केस नंबर 1, मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाली। लाइट जो है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है। एक ग्रुप है वेवलेंथ्स का जिसको हम विजिबल पोर्शन कहते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर लाइट ने इन सारे कलर्स को एब्जॉर्ब किया, जो ट्रांसमिटेड लाइट का पोर्शन होगा उसमें विजिबल पोर्शन होगा ही नहीं, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, यानी कि ये ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। नंबर 2 केस, अब अगर मैंने इसके ऊपर लाइट डाली और इसने किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, किसी भी इनमें से किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया, दैट मींस जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, इसमें भी होंगे ना सारे कलर्स, इसमें सारे कलर्स होंगे। और अगर इसमें सारे कलर्स हुए, सारे कलर्स जब एक साथ ट्रेवल करते हैं, यू नो वी कॉल इट एज अ व्हाइट लाइट, ठीक है। तो जब सभी कलर्स हमारी आंखों में पहुंच जाएंगे, तो हमें ये ऑब्जेक्ट जो है किस कलर का दिखाई देगा? व्हाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ने सारे विजिबल पोर्शन को एब्जॉर्ब किया, ब्लैक कलर दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्ट ने कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ये हमें व्हाइट दिखाई देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि तीसरा केस है। तीसरे केस में मैंने इसके ऊपर लाइट डाली। आउट ऑफ दीज 7 कलर्स, फॉर एग्जांपल इसने रेड कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया। फॉर एग्जांपल इसने क्या किया? रेड कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, ठीक। तो जो बाहर ट्रांसमिट होगी लाइट, उसमें सभी कलर्स होंगे ना, एक्सेप्ट फॉर द रेड कलर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द रेड कलर। जब इसमें रेड कलर नहीं हुआ, तो दैट मींस नाउ इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ ओनली 6 कलर्स। इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ ओनली 6 कलर्स। अगर सातों के सातों कलर्स एक साथ होते, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा दिखाई देता? वो व्हाइट दिखाई देता, क्योंकि जब 7 कलर्स एक साथ होते हैं, उनका नेट जो रिजल्टेंट होता है वो व्हाइट होता है, व्हाइट लाइट होता है या कलरलेस होता है, ठीक। लेकिन इस बारी ऑब्जेक्ट ने क्या किया? रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। रेड कलर को जब इसने एब्जॉर्ब किया, तो जो बाहर लाइट आई, जो हमारी आंखों में जाएगा, उसमें 7 नहीं बल्कि 6 ही कलर्स होंगे। और इन 6 कलर्स का मिक्सचर जो है वो व्हाइट नहीं होगा, उसका एक पर्टिकुलर कलर होगा, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर कलर को जो ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर कलर को जो इन सभी कलर्स का मिक्सचर होगा, एक्सेप्ट फॉर द वन विच हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस कलर को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वी कॉल इट एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाली, उस लाइट के 7 कलर्स में से फॉर एग्जांपल उसने एक पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, तो जो बाहर लाइट आई, उस कलर के बगैर जितने भी कलर्स हैं, उनका जो नेट मिक्सचर होगा,
उस कलर को हम नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और वही कलर हमें इस ऑब्जेक्ट का नजर आएगा। ठीक है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट ने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, रेड कलर के बगैर जो ये 6 कलर्स एक नेट मिक्सचर कलर का बनाएंगे, उसी कलर का को हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहेंगे, और वही कलर इस ऑब्जेक्ट का कलर होगा। ठीक है ना। नाउ अब रेड जब एब्जॉर्ब हुआ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक स्कीम है, उसको हम बोलते हैं नाम कलर व्हील। ठीक, कलर व्हील डायग्राम ठीक पे बनाने की कोशिश करूंगा। I'll write the names of different colors. I'll start with violet, indigo, blue, blue green, green, yellow green, yellow, orange, red and purple। ठीक है। नाउ इन कलर्स में जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाएंगे। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड के अपोजिट में आपको ब्लू ग्रीन नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने रेड कलर की लाइट को, रेड कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो वो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें दिखाई कैसा देगा, वो हमें ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देगा, और ब्लू ग्रीन रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। ऑन द अदर हैंड अगर किसी ने ब्लू ग्रीन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया तो वो रेड कलर का दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर किसी ने फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब किया तो वो कैसा दिखाई देगा, वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, ब्लू। अगर किसी ने येलो को एब्जॉर्ब किया वो हमें इंडिगो दिखाई देगा। ठीक है, तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इंडिगो, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो ग्रीन, और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा पर्पल। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने ब्लू ग्रीन कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है, और उससे जो ट्रांसमिट होके लाइट आ रही है उसमें ब्लू ग्रीन की रेडिएशंस नहीं होंगी। ठीक है ना। तो इस रेडिएशन के सेट के बगैर जितने भी रेडिएशंस वहां पे हैं उनका जो नेट मिक्सचर होगा दैट विल बी रेड। ठीक, इसी तरीके से जो भी एक दूसरे के अपोजिट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये हुआ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है उस लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है। इट्स द ट्रांसमिटेड लाइट विच बेसिकली गिव्स द सेंसेशन ऑफ द कलर। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट ने सभी विजिबल पोर्शन के कलर्स को एब्जॉर्ब किया तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसमें विजिबल पोर्शन होगा ही नहीं, वो ब्लैक दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्ट ने कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसमें सभी 7 कलर्स होंगे, और जब भी 7 कलर्स एक साथ होते हैं तो उनका नेट मिक्सचर व्हाइट होता है। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट ने किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उसके बगैर जो लाइट बाहर निकलेगी उसमें सभी कलर्स के बगैर सभी कलर्स होंगे बगैर उस कलर के। ठीक है ना। और उन कलर्स का एक नेट मिक्सचर होगा जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक कलर व्हील डायग्राम है जिससे हम बता सकते हैं कि किस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है। ठीक है ना। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे अराइज होता है, अब हम वापस जाएंगे अपने टॉपिक पे, दैट इज द कलर ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कलर कैसे अराइज होता है। ठीक, तो जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में जो मेन चीज होती है वो होता है ट्रांजिशन मेटल एटम। ठीक है, और ट्रांजिशन मेटल एटम के अंदर डी सबशेल प्रेजेंट होती है और उस डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। नाउ यू नो, अगर हम आइसोलेटेड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, हमें पता है कि जो डी सबशेल उनके अंदर होती है दैट इज ए डीजेनरेट डी सबशेल। ठीक है ना, जिसमें 5 डी ऑर्बिटल्स जिनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी एक जैसी होती है। ठीक है, मगर जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ सिमेट्री में,
जैसे कि आपको पता है जब भी कंपाउंड बनते हैं उनके डिफरेंट सिमेट्रीज हो सकते हैं, या तो वो टेट्राहेड्रल सिमेट्री में हो सकते हैं, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिमेट्री में हो सकते हैं, या ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में हो सकते हैं, ठीक है ना। जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने कंपाउंड्स बनाते हैं किसी पर्टिकुलर सिमेट्री में, उनके डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी मेंटेन नहीं रहती है, ठीक है ना। उनके डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी जो है वो स्प्लिट हो जाती है इन डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की अगर हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इन डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है। 5 डी ऑर्बिटल्स अब डिजेनरेट नहीं रहते हैं, वहां पे 2 सेट्स बन जाते हैं, 2 सेट्स बन जाते हैं, एक सेट 3 ऑर्बिटल्स का और एक और सेट 2 ऑर्बिटल्स का। ये 3 ऑर्बिटल्स dxy, dyz और dxz ऑर्बिटल्स, इनको हम नाम देते हैं T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये 2 सेट, ये 2 ऑर्बिटल्स एक और सेट बनाते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स, इसको हम eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब उनके कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स उनकी डी सबशेल्स में होंगे, अगर आइसोलेटेड एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है क्योंकि इन सबों की एनर्जी एक जैसी है। मगर जब वो कंपाउंड बनाते हैं इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, अब डी ऑर्बिटल्स की सिमेट्री एक जैसी नहीं होती है, उनकी डिजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे वो प्रेफर करेंगे हमेशा टू रिमेन इन द लोअर एनर्जी शेल, ठीक है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर है। T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज हो गई और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये कैसे होता है ये आप सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जब आप वहां पे कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे, ठीक। फिलहाल यहां पे हमें सिंपल चीज डिस्कस करनी है, दैट इज कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, उसमें रीजन क्या है। सिर्फ हमें रीजन बताना है कि व्हाट इज द फिनोमिनन इन्वॉल्वड ड्यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन केस ऑफ कंपाउंड्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, वहां पे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी डिजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेंगे वो हमेशा प्रेफर करेंगे टू रिमेन इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। मिसाल के तौर पर अगर किसी के डी ऑर्बिटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट में किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता था, लेकिन इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड वो हमेशा इन 3 ऑर्बिटल्स में से किसी जगह पे रहना पसंद करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी Eg के मुकाबले में कम है, ठीक है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब इस कंपाउंड के ऊपर हमने लाइट डाला, जब हमने इस कंपाउंड के ऊपर लाइट डाली, ठीक है, वो लाइट जो होगा वो क्या करेगा, वो लाइट जब इस कंपाउंड के ऊपर गिरेगी तो जो इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। फ्रॉम द विजिबल पोर्शन ये किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट हो जाएगा टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी Eg ऑर्बिटल, ठीक है। नाउ जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, व्हाट विल हैपन, अगर यहां से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लाइट इसके ऊपर डाल दी, रेडिएशंस डाल दी, विजिबल पोर्शन में से इसने कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जिस एनर्जी की वजह से वो T2g से Eg में चला गया, ठीक है। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उस ट्रांसमिटेड लाइट में वो पोर्शन प्रेजेंट नहीं होगा जो इसने एब्जॉर्ब किया फॉर इट्स प्रमोशन टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, जो वहां से लाइट ट्रांसमिट होके निकलेगी उस लाइट के अंदर वो कलर मौजूद नहीं होगा, और जब वो कलर मौजूद नहीं होगा तो जो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर हमें वहां पे मिलेगा वो इस ट्रांसमिटेड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जब भी कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर लाइट गिरती है, दे absorb a certain part of the light to promote their electrons from lower energy T2g orbitals to higher energy Eg orbitals in case of octahedral field. As a result of that, जिस portion of light को इन्होंने absorb किया उसका complementary color इस ऑब्जेक्ट का, सॉरी, इस कंपाउंड का कलर होगा, ठीक है ना। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं डी डी ट्रांजिशन, वी कॉल इट एज
डी ट्रांजिशन। ठीक, सो व्हाट इज डी ट्रांजिशन? डी ट्रांजिशन इज सिंपली द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रमोशन है इसको डी ट्रांजिशन कहते हैं। और इस डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, जो लाइट हमने इसके ऊपर डाली उसका कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब करेंगे to promote the electrons from lower energy T2G to higher energy EG orbitals, और जो वहां से ट्रांसमिटेड लाइट निकलेगी उस ट्रांसमिटेड लाइट का जो कलर होगा यानी कि उस एब्जॉर्ब्ड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही इस कंपाउंड का कलर होगा। ठीक, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसकी वजह से अराइज होता है? बिकॉज ऑफ ए फिनोमेना दैट इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। ठीक है ना? सो व्हाट इज डी ट्रांजिशन? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G और लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करें, टेट्राहेड्रल सिमेट्री की बात करें, तो टेट्राहेड्रल सिमेट्री में भी ऑर्बिटल्स की डिजनरेसी स्प्लिट हो जाती है और उसमें इसका उल्टा हो जाता है। ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी कम होती है और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स जेड इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। अब इसके केस में इलेक्ट्रॉन्स कहां पे प्रेफर होंगे करेंगे रहना? इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। यहां पे इसको ई ऑर्बिटल्स कहते हैं, इसको T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे फॉर द प्रमोशन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वही इस कंपाउंड का कलर माना जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो सकता है? यस, दैट मींस डी ट्रांजिशन हो सकती है। यस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी प्रमोट हो सकते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी प्रमोट हो सकते हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी प्रमोट हो सकता है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी प्रमोट हो सकता है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो अब भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को इधर पहुंचा सकता है यानी कि डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है अब भी पॉसिबिलिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है अब भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर जाएगा और यहां पे पेयर अप हो जाएगा। दैट मींस एक्साइटेशन इज पॉसिबल। अगर D9 सिस्टम है तब भी पॉसिबिलिटी है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे जा सकता है, पेयर अप कर सकता है। लेकिन अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर उठ के ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अब ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं है। दैट मींस D10 वाली कॉन्फ़िगरेशन जो होगी उसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो वो एब्जॉर्ब लाइट को नहीं करेगा विजिबल पोर्शन में, अगर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं आएगा और वो सबस्टेंस जो है वो हमें अपीयर होगा एज व्हाइट और कलरलेस। ठीक है, इसी तरीके से अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन है यानी कोई भी डी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो वो भी प्रमोट नहीं हो सकता। तो सिंपल टर्म्स में हमने याद रखा, जिस किसी कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 के बगैर हो वहां पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। अगर डी ट्रांजिशन हुआ तो वो कंपाउंड जो है वो कलर्ड होगा, लेकिन अगर D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कंपाउंड कलर्ड नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से बताइए किस कंपाउंड में डी ट्रांजिशन हो सकता है, इनमें से बताइए किस कंपाउंड का कलर पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 2+, आयरन 2+, मैंगनीज 2+, क्रोमियम 2+, Zn2+। ठीक है, आपको बोलना है इनमें से किस आयन के कंपाउंड्स कलर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज यू हैव टू सिंपली चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D1 4s2, लेकिन स्कैंडियम 3+ का मतलब ये भी गया
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d0, यानी कि इसकी डी सबशेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके कंपाउंड्स में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। इसके कंपाउंड स्कैंडियम 3+ के जितने भी कंपाउंड्स आप देखेंगे वो सारे कलरलेस होंगे। ठीक, स्कैंडियम 2+ की बात करें तो स्कैंडियम 2+ में ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास 3d1 कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि डी सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये उस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकता है टू द हायर एनर्जी डी सबशेल। ठीक है, दैट मींस यहां पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है और इसके कंपाउंड्स कलर्ड होंगे। ठीक है, आयरन 2+ की बात करें, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, तो आयरन 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d6 होगी। 3d6 अभी हमने बताया 3d6 में भी पॉसिबिलिटी होगी डी ट्रांजिशन की, आयरन 2+ के कंपाउंड्स भी कलर्ड होंगे। ठीक है, मैंगनीज 2+, मैंगनीज का आपको याद है इट इज 3d5 4s2, 3d5 4s2, तो मैंगनीज 2+ का क्या होगा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, कंपाउंड कलर्ड होगा। क्रोमियम 2+, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन याद है आपको 3d5 4s1, क्रोमियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d4, 3d4 की बात करें तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्रोमियम 2+ के कंपाउंड्स भी कलर्ड होंगे। जिंक की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, 3d10 4s2। जिंक 2+ की बात करें 3d10 होने का मतलब यह है कि यहां पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, दैट मींस Zn2+ के कंपाउंड्स कलर्ड नहीं होंगे, स्कैंडियम 3+ के कंपाउंड्स कलर्ड नहीं होंगे, स्कैंडियम 2+ के कंपाउंड्स कलर्ड होंगे, आयरन 2+ के कंपाउंड्स कलर्ड होंगे, मैंगनीज 2+ के कंपाउंड्स कलर्ड होंगे, क्रोमियम 2+ के कंपाउंड्स कलर्ड होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं फेरिक क्लोराइड, क्या फेरिक क्लोराइड कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे कि इट्स ए कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इट्स ए कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन, ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन। ठीक है, तो आयरन की यहां पे आपने बात की तो इट इज Fe3+, का मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5। इट इज पॉसिबल कि ये यहां पे डी ट्रांजिशन करेगा, ये कलर्ड होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है, विल द कंपाउंड बी कलर्ड और कलरलेस, यू विल फाइंड द जिंक, यहां पे जिंक प्रेजेंट है एज Zn2+, यानी 3d10, तो ये कलर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में हमने कहा जिस किसी कंपाउंड में डी ट्रांजिशन पॉसिबल है वो कलर्ड होगा और जिसमें नहीं है वो कलर्ड नहीं होगा। डी ट्रांजिशन कहां कहां पे पॉसिबल नहीं है, जब भी सेंट्रल एटम की D0 कॉन्फ़िगरेशन हो या सेंट्रल एटम की जब भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, उस सूरत में वो डी ट्रांजिशन नहीं करेगा और उस सूरत में उसके सारे कंपाउंड जो होंगे वो कलरलेस होंगे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं वी हैव दिस कंपाउंड फॉर एग्जांपल CuNH3 4 2+, will this complex be colored or colorless, will this compound be colored or colorless? What you have to see, you have to see the central atom copper। आपने कॉपर को देखा तो चूंकि इस सारे मॉलिक्यूल के ऊपर कितनी चार्ज है 2+, अमोनिया न्यूट्रल है, दैट मींस ये 2+ चार्ज असल में किसकी है कॉपर की, तो इट इज कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d10 4s1, 3d10 4s1, तो कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d9 यानी D9 सिस्टम। इट इज नॉट D10, इट इज नॉट D0, इट विल अंडरगो डी ट्रांजिशन, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी कलर्ड, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा। ठीक, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं FeCN6 4-, क्या ये कंपाउंड कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा? आप आयरन को देखेंगे, पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करेंगे। जरा देखिए आयरन की चार्ज X में रख रहा हूं प्लस, साइनाइड अभी मैंने बताया था Cn-, एक Cn का -1 × 6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज इसकी कितनी है -4, तो x - 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6, x इज इक्वल टू +2।
दैट मीन्स यहां पे आयरन प्रेजेंट है एज Fe2+, और जब Fe2+ की मैंने बात की, Fe2+ की कंफिग्रेशन होगी 3d6, 3d6 यानी कि इसमें dd ट्रांजिशन होगी, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, तो कुल मिला के बात ये है, जिस किसी कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन मेटल आयन के पास D1 से लेके D9 तक कंफिग्रेशन होगी, उसमें dd ट्रांजिशन होगा, dd ट्रांजिशन होगा तो वो कलर्ड होगा। अगर D0 है या D10 है तो वो कलर्ड नहीं होगा, वो कलरलेस होगा। ठीक, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, वो ये कि अगर आप KMnO4 की बात करें, KMnO4 की बात करें तो KMnO4 में ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? मैंगनीज। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इट इज Mn+7, Mn+7। ठीक, Mn+7, बात क्लियर? Mn+7। अगर ये Mn+7 है, डू यू रिमेंबर मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2। नाउ Mn+7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गया, ये भी गया, इट इज 3d0। तो क्या ये कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा? ऑन द बेसिस ऑफ dd ट्रांजिशन अगर हम कहें, इट शुड बी कलरलेस, बिकॉज इसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगी। ठीक है, मगर ये फिर भी कलर्ड होता है, ये फिर भी कलर्ड होता है, इसका कलर पर्पल कलर का होता है ये कंपाउंड। ठीक है, तो अगर यहां पे dd ट्रांजिशन नहीं होगी, ये क्यों कलर्ड होता है? इसका रीजन ये है कि इसमें कलर dd ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता है, बल्कि एक और फिनोमेना की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज ट्रांसफर। दैट इज कॉल्ड एज चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, इसमें चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर अराइज होता है, नॉट बिकॉज ऑफ dd ट्रांजिशन। याद रखिएगा, KMnO4 में आपने मैंगनीज की D0 कॉन्फ़िगरेशन देखी, इट शुड नॉट हैव बीन कलर्ड बिकॉज dd ट्रांजिशन नहीं होगी, बट ये फिर भी कलर्ड होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, कलर्ड होता है बिकॉज ऑफ dd ट्रांजिशन? नो, बट बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। ठीक है ना, चार्ज ट्रांसफर्स की वजह से ये कलर्ड होता है। चार्ज ट्रांसफर क्या होता है वो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आगे देखेंगे। ठीक, इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप देखेंगे क्रोमियम के ऊपर +6 है, क्रोमियम +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इट इज 3d5 4s1। नाउ क्रोमियम +6 का मतलब ये भी गया, ये भी गया, इट इज अगेन 3d0। Chromium +6 is again 3d0. If it is 3d0, it should not have been colored because of no dd transition. But again, you will remember it is colored. ये orange color का होता है। क्यों होता है? Again the same reason. इसमें भी charge transfer पाया जाता है। चार्ज ट्रांसफर क्या है इसको आप आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया दैट वाज कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और हमने सिंपल टर्म्स में कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर अराइज होता है जब वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द विजिबल पोर्शन, और उस कलर के एब्जॉर्बेंस की वजह से जो ट्रांसमिटेड कलर्स होते हैं उनका मिक्सचर एक नेट कलर प्रोड्यूस करता है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के केस में हमने बताया जब भी वो कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी मेंटेन नहीं रहती है, उनकी डिजेनरेसी स्प्लिट होती है। इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज प्रेफर टू बी प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। जब भी लाइट हम उसके ऊपर डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में प्रमोट हो सकता है बाय एब्जॉर्बिंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ दिस वेवलेंथ। ठीक है, तो जिस कलर की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है विजिबल पोर्शन में से, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उस कंपाउंड का कलर होता है। ठीक है, और वो कलर अराइज होता है जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्बिंग दैट कलर टू गेट प्रमोटेड टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। इस प्रमोशन को हमने डी डी ट्रांजिशन का नाम दिया, और हमने देखा डी डी ट्रांजिशन हो सकती है D1 से लेके D9 सिस्टम में, और D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम में नहीं होगा। जिस किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 होगी वो कॉम्प्लेक्स या वो कंपाउंड कलरलेस होगा, एक्सेप्ट फॉर KMnO4 एंड K2Cr2O7। इनमें DD ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं होता है बल्कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर अराइज होता है। ठीक, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।